उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। शनिवार को महाराष्ट्र में आए नतीजों में जिस तरीके से महायुति को प्रचंड बहुमत मिला, एक समस्या तो महायुति की हल हो गई कि सरकार महायुति की बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, ये दूसरी समस्या शुरू हो गई। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री को लेकर कुछ बोल नहीं रहे थे, नतीजे आने के साथ ही उन्होंने ये भी बताना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका मुख्यमंत्री होगा। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं और तमाम पदाधिकारियों की बात करें तो उनकी तरफ से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाए जाने को लेकर लगातार चर्चा छिड़ी हुई है। एकनाथ शिंदे की दावेदारी है, अजीत पवार गुट की तरफ से भी अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात हो रही है। अब सवाल यह है कि ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन, और अगर देवेंद्र फडणवीस पर बीजेपी दाव लगाती है तो क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे? वो एकनाथ शिंदे जिनके दम पर यह सरकार चली, और एकनाथ शिंदे का पूरा गुट यह दावा कर रहा है कि उनके चेहरे पर चुनाव हुआ इसलिए ये परिणाम आए हैं। सवाल कई सारे हैं। क्या रास्ता निकाल पाएगी बीजेपी, और क्या अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी के तमाम कर्ता धर्ता जब बैठेंगे तो इस पर कोई बात निकल पाएगी? क्या बिहार वाला फॉर्मूला यहां पर लागू होगा? अगर वो फॉर्मूला लागू होता है तो पिछली बार जो मन मारकर देवेंद्र फडणवीस बैठ गए थे, क्या वो इस बार वो मन मारेंगे? ये तमाम बड़े अहम सवाल हैं। और क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, खास करके मुख्यमंत्री पद को लेकर, यही जानने और समझाने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार इकबाल ममदानी साहब। बहुत स्वागत है आपका। इकबाल साहब, बड़ा अहम सवाल है, नतीजे आ गए, प्रचंड बहुमत मिल गया, लेकिन अब ये इतना बड़ा यक्ष प्रश्न हो गया है कि होगा क्या, कौन बैठेगा कुर्सी पर? सबसे पहले तो क्या सुगबुगाहट चल रही है, जरा ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस तरीके से विजय हुआ है, जिसकी उम्मीद लगातार मुझे लगता है बीजेपी या उसके खेमे को या उसके अलायंस को देनी था, जिस हिसाब से मैंडेट मिला है उसको लेकर के फिर सरगर्मियां तेज हो गई और इतने बड़े लेवल पे तेज हुई कि जिसको लेकर के अब सवाल ही उठने लगा है, राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इस मामले के अंदर अगर आरएसएस की बात करें तो उसकी सबसे पहली चॉइस जो है वो देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन अगर इंटरनल बात करें तो इंटरनल कई ऐसे चीजें हैं जिसको लेकर के लगातार बीजेपी, फडणवीस या आरएसएस को सामना करना पड़ सकता है, जिसके सबसे पहले अलायंस के जो विरोधक है वो खुद एकनाथ शिंदे है, जिनका कहना है कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया है। उनकी जो सारी चीजें थी जिसको लेकर के चुनाव के अंदर इतनी बड़ी जीत हुई है, चाहे वो लाडली बहना योजना हो या किसी और का मामला हो, इन चीजों को लेकर के लगातार सवाल वो भी खड़े करते जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ता भी खड़े करते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो जीत उन्हें बम्पर जीत के हिसाब से एकनाथ शिंदे के लोग मान रहे हैं, उनका मानना है कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री वापिस रिपीट करना चाहिए। वहीं अगर अजीत दादा पवार की बात करें तो उनकी पत्नी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने भी लगातार ये मांग की है कि वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले के अंदर हम देखें ना तो देवेंद्र फडणवीस जो है वो लगातार ये अपना प्रयास कर रहे हैं सारी चीजों को लेकर के कि उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन मैं अगर आपको बात करूं आज से आदर्श कुछ वक्त पहले की, जहां मुझे बीजेपी के कुछ बड़े दावर नेताओं से मेरी बात हुई थी, तब उन्होंने कहा था कि हमारी जीत तो पक्की है, कुछ हो सकता है कि कुछ सीट 19-20 हो, लेकिन उन सारी ही चीजों को लेकर के सरकार तो हमारी ही बनी है। उसने बोला मुख्यमंत्री क्या देवेंद्र फडणवीस होंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, उम्मीद बहुत कम है, इस बार हो सकता है कुछ और नाम जो है वहां सामने आ जाए। और देखिए, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस की बात आई, आपने देखा कि मनोज जारंगे पाटिल ने फिर एक बार ये कहा है कि वो आ रहे हैं महाराष्ट्र की मुंबई की तरफ, खास करके मार्च निकालेंगे। आज उद्धव ठाकरे का बयान आया है कि जीत है वो जैसे भी हुई, लेकिन दूसरे चेहरे को उनको तलाशना चाहिए, फडणवीस को नहीं तलाशना चाहिए। तो एक तरीके से इंटरनल जो राजनीति है वो भी काफी फूल पकड़ती जा रही है। वहीं अगर हम बात करें एकनाथ फडणवीस, माफ करिएगा, देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह, वहां भी मामला ठीक नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि प्रधानमंत्री के खेमे यही से देखिए, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था, क्योंकि मैं जोड़ देता हूं इसी में, क्योंकि जब 2019 का घटनाक्रम हुआ था उस वक्त भी कहा यह गया कि परिस्थितियां, जब बीच में सरकार बनी, जब एकनाथ शिंदे इधर आए, उस वक्त भी कहा यह गया कि परिस्थिति को संभालने के लिए और अपने ऊपर कोई बात ना आए, कि अमित शाह की तरफ से एकनाथ शिंदे का नाम आगे किया गया और ये सलाह दी गई किस तरीके से होना चाहिए। और अभी भी कहा यही जा रहा है, मतलब अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि अमित शाह और उनके साथ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में तो बड़ी चुनौती देवेंद्र फडणवीस के लिए हो जाएगी ना। पिछली बार तो संतोष कर लिया था, इस बार क्या करेंगे? नहीं, देखिए, पिछली बार भी जो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना से अलग होने के बाद बनाया गया था, वहां पर तो देवेंद्र फडणवीस ने काफी कोशिश की थी। लेकिन इंटरनल जो चीजें आ रही है उसका सबसे बड़ा रोड़ा जो था वो गृह मंत्री अमित शाह बने थे। इस बार भी इस तरह के चैलेंजेस है और जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के मराठा आंदोलन, ओबीसी जिस तरीके से सामने आया है, तो मराठे के अंदर भी काफी नाराजगी है। आपने देखा होगा लगभग 19, 18 या 19 तारीख को इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले जो विनोद तावड़े का जो मामला आया, उसके अंदर मराठा समाज के अंदर भी काफी ये बातें फैली है कि
मराठा जो नेता है उसको हटाया गया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे क्षितिज ठाकुर और हितेंद्र ठाकुर के बयान को पूरी तरीके से, तो उनका कहना था कि उनके पास बीजेपी के एक बड़े लीडर्स का फोन आया। तो सभी लोग जानते हैं कि हितेंद्र ठाकुर जो है वो देवेंद्र फडणवीस के, क्षितिज ठाकुर जो है वो बहुत करीबी दोस्तों में से माने जाते हैं। तो ये उनकी ऐसा माना जाता है कि वो शायद इंटेलिजेंस के लोगों से या खुद देवेंद्र फडणवीस ने ये फोन करके विनोद तावड़े के वहां एक्शन दिलवाया। तो ये भी एक नाराजगी है। हालांकि हर कोई जो है वो इस बात को लेकर के रुका हुआ है कि आला कमान जो फैसला करेगा। देखिए, अगर देवेंद्र फडणवीस इतना ही आसान या इतना सरल रास्ता होता तो मुझे लगता है कि इस तरह के नाम का चर्चा जो चल रहा है उसकी जगह अब तक घोषणा की जाती। लेकिन अब भी ये माना जा रहा है कि शायद 1 या 2 दिन लग सकते हैं सीएम के नाम को लेकर के। अगर ये चीजें चल रही है, यानी कि इसका साफ-सुथरा संकेत ये है कि बीजेपी के अंदर भी आर्थिक घमासान जो है वो तेज है, और जो बड़े लीडर्स हैं, जो टॉप लीडरशिप है, वो नहीं चाह रही है कि देवेंद्र फडणवीस सीधे-सीधे जाकर के मुख्यमंत्री का पद संभाल लें। हालाँकि इस मामले के अंदर एकनाथ शिंदे भी जो है, वो इस पूरे विजय को अपना चेहरा पहनाना चाहते हैं अपनी पार्टी को। उनका कहना है कि लाडली बहना योजना के बाद ही इस तरह का रिजल्ट सामने आया है। जो स्ट्राइक रेट आया है, अगर बात करें, तो इतनी बम्पर स्ट्राइक रेट 2014 के अंदर जो कि मोदी लहर थी उस वक्त भी नहीं थी। अब उसके बाद अचानक जो ये स्ट्राइक रेट मिला है तकरीबन 90 89 टू 90% का, उसके पीछे सबसे बड़े जो काम के अंदर जिम्मेदार है वो एकनाथ शिंदे खुद है, क्योंकि उनकी पार्टी को भी 70% के आसपास का स्ट्राइक रेट मिला है। अजीत दादा पवार की पार्टी को भी उतना ही बड़ा स्ट्राइक रेट मिला है। इस सब मामले को लेकर के एकनाथ शिंदे और उनके लोग जो है पूरा क्रेडिट जो है वो एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को देना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के जो लोग हैं वो इस बम्पर जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ साथ फडणवीस को देना चाहते हैं। लेकिन आपसी जो घमासान है वो बहुत तेज है। भले ही हालांकि कई बड़े बीजेपी लीडर्स जो है वो फडणवीस को मिल रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा। 2014 के अंदर मुझे याद है कि जब बीजेपी बम्पर वोटों से जीती थी तब ये माना जाता था कि एकनाथ खड़से जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे, लेकिन अचानक उस चेहरे को बदल करके फडणवीस को रखा गया। हाल फिलहाल में हम हरियाणा या सब जगह की बात करें तो उत्तराखंड की बात करें तो नाम कोई और चल रहा था, चेहरा कोई और आ गया। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर इस तरह की कोई सरप्राइज आ जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई नई चीज लेकिन होगी। हालांकि बीजेपी लेकिन के एक जी बात आप, एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं। देखिए, एक तो बीजेपी का जो सेट फॉर्मूला है बिहार वाला, जहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी है लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री उन्होंने बनाकर रखा और बड़े भाई की भूमिका में उनको रखा, ये लगातार, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे। क्या एकनाथ शिंदे उतने मजबूत हैं, या वो बीजेपी को इतना मजबूर कर पाएंगे कि बीजेपी इतनी सीटें जीतने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनाकर रखे और उनकी जगह अपने लोगों को पीछे रखे? और एक सवाल, क्योंकि इसमें एक तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी उतना ही असंतोष होगा, वो चाहे देवेंद्र फडणवीस खुद हो और तमाम कार्यकर्ता हो, या कोई भी जो भी बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता हो। और दूसरा, अगर एकनाथ शिंदे को हटा देते हैं अभी, तो गठबंधन को लेकर के भी कि भाई जब जरूरत थी तो सर पर बैठाया गठबंधन में और फिर साइड कर दिया, ये भी दोनों ही तरफ से फंसी हुई है बीजेपी। देखिए आदर्श, राजनीति में जो है ना, आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिचुएशन इंपॉर्टेंट। हम्म। जो सिचुएशन थी, आपकी सिचुएशन ये बताती है कि जिस तरीके से और जिस तेजी से बीजेपी ने सीटें हासिल की है, मुझे लगता नहीं है कि उन्हें कोई दबाएगा। क्योंकि जिस फॉर्मूला से भी या किसी भी फॉर्मूला से अगर हम बात करें आदर्श, तो सबसे बड़ी राज्य की पार्टी जो है वो है तो बीजेपी ही। और मुझे लगता है कि बीजेपी के अंदर अब देवेंद्र फडणवीस को काटने की बात जरूर चलती होगी, लेकिन उसकी जगह कोई बीजेपी नेता ही वो लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संघ के अंदर भी अलग अलग विवाद चल रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो है उसकी एक तरीके से नितिन गडकरी से भी काफी तू-तू मैं थी। हालांकि इस इलेक्शन में कहा जाता है कि काफी देर बैठ करके समझौता हुआ है, उन्होंने माफी मांगी है, जिसको लेकर के नितिन गडकरी ने प्रचार किया, जिसका सीधा सीधा असर विदर्भ और मराठवाड़ा पे था। लेकिन ये कहना अभी से जल्दबाजी होगी कि देवेंद्र फडणवीस ही एक चेहरा होगा, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि इस तरह के सरप्राइजेस देती रहती है कि अचानक आपको पता लगा कोई और नाम की जो घोषणा है हो गई थी। जैसे पिछली बार बीजेपी के कई लीडर लेकिन से लेकिन मेरी बात क्यों हुई आपको तो ऐसा लग रहा है कि फडणवीस को रिप्लेस किया जा सकता है? हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री हो लेकिन फडणवीस ना हो, को मतलब एक आध कारण अगर आप दे पाए तो। देखिए, कारण कई है उसके अंदर। एक तो जो आला कमान के अंदर खुद गृह मंत्री से जो है उनके ताल्लुकात ठीक नहीं है, इस तरह की चर्चा बताई जाती है। साथ ही फैक्टर ये है कि ब्राह्मण फैक्टर और मराठा फैक्टर, ये दो फैक्टर है। और अगर फडणवीस को लाते हैं तो मराठा आंदोलन तेज होगा, जो आपके आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा
एक तरीके से सरदर्द और मुसीबत मुझे लगता है बीजेपी के लिए बन सकती है। इस तरह की कई चीजें हैं जिसको लेकर के खुद ये बीजेपी भी या उनके कई ऐसे जो टॉप लीडर्स है वो फडणवीस को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका जितना फडणवीस का कद बढ़ेगा उतना उनका कद छोटा होता जाएगा। तो ये एक राजनीति में समीकरण देखा जाता है, तो वो समीकरण उनके पास हिसाब से बैठता नहीं है मुझे लगता है, जिसको लेकर के वो लगातार ये कोशिश करेंगे कि फडणवीस जो है वो इतनी ताकतवर और इतनी बड़ी शख्सियत ना बने जो आगे आने वाले दिनों के अंदर उनके लिए खतरा पैदा हो। तो इन सारी चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि फडणवीस के लिए भी ये चुनौतियां मतलब सीएम पद का जो चैलेंज है इतना आसान नहीं है। उनके अपने अंदर आपस में भी इतने दुश्मन उनके पास बैठे हुए हैं जो इन सारी चीजों को लेकर के विवाद खड़ा कर सकते हैं। साथ ही एकनाथ शिंदे जो है वो तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े लीडर है, जिसके चलते इतनी बड़े तादाद के अंदर बीजेपी जो है वो जीत कर आई है। हालांकि उसकी वजह वो बता रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी को इतनी सीट मिलने की वजह ये थी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सबसे ज्यादा सीट पर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी लड़े हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट अगर इनका भी देखें तो लोकसभा में भी बेहतर रहा एकनाथ शिंदे का और विधानसभा में भी बहुत बेहतर रहा। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के एकनाथ शिंदे जो है अलग अलग पेशकश कर रहे हैं। वहीं अगर मैं इंटरनल बात करूं तो अलग अलग फॉर्मूलेज भी दिए जा रहे हैं कि 3 साल जो है वो मुख्यमंत्री बीजेपी अपना रखे, 1 साल एकनाथ शिंदे, 1 साल अजीत पवार। ये एक फॉर्मूला दिया गया है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि एक 2.5 साल बीजेपी रहे, 2.5 साल एकनाथ शिंदे रहे और डिप्यूटी सीएम के तौर पर अजीत दादा पवार को रखा जाए। तो इस तरह अलग अलग कई समीकरण बन रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो समीकरण मुझे दिख रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी के पास सीट है और बीजेपी जिस तरीके की चीजों के अंदर माहिर है, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे को थोड़ा सा बैक आना पड़े, ये बता करके कि 2019 के बाद में जब आपकी सरकार आई थी तब मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को हमने बैक किया था। इस बार आप भी एक डिप्यूटी सीएम के पद के ऊपर रह करके काम चलाइए। हालांकि उसके अंदर कुछ अच्छे जो मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे को दिए जा सकते हैं और बीजेपी के अंदर कोई दूसरा चेहरा लाया जा सकता है, क्योंकि वहां भी जो गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर, ये दो लोगों की टीम अलग अलग बताई जाती है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि फडणवीस जो है पीएम के गुट के नेता माने जाते हैं। वहीं खुद जो अमित शाह है वो नहीं चाहते कि अगर मोदी हटते हैं तो उसके बाद कोई पीएम के दावेदार की सीट पर वहां कोई मौजूद है। हालांकि पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से पीएम के नाम को लेकर के भी देवेंद्र फडणवीस का नाम आया था। तो वो किसी भी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि जो मुंबई है वहां से कोई ऐसा बड़ा लीडर वहां दिल्ली तक ना पहुंचे। हालांकि मुंबई के अंदर भी जो फाइनेंशियल कैपिटल अच्छा, है, एक एक लगातार चर्चा मुंबई एक चर्चा ये भी चल रही है इकबाल साहब कि आज देर रात, यानी कि हम लोग सोमवार को बात कर रहे हैं, सोमवार देर रात को अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, मतलब चर्चाएं हैं कि वो दिल्ली पहुंच सकते हैं, उनकी मुलाकात अमित शाह से और जेपी नड्डा जी से भी हो सकती है। देखिए, मैं यही चीजें बता रहा हूँ। लगातार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने जैसे कहा कि सीट शेयरिंग के अंदर भी हमारा कोई मुद्दा नहीं था, हमने एक साथ बैठ करके समझौता किया, सीएम के लिए भी करेंगे। लेकिन राजनीति का जो चेहरा होता है अरब साहब, वो बताने का अलग होता है और इंटरनल अलग हम्म। होता है। तो हम्म। जो मामलात है इतना आसान होता तो मुझे लगता है कि अब तक घोषणा हो चुकी होती, नहीं हो रही है और मुंबई से अगर दिल्ली तक का सफर तय हो रहा है, इसके साफ संकेत है कि मामला इतना आसान नहीं है। बहुत सी चीजें अभी भी पाइपलाइन के अंदर है, जो हो सकता है कि कुछ चीजों के बैठक के बाद, कुछ समझौते के बाद एक दूसरे को मान ले। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फडणवीस के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से लोग उनके पीछे लगे हैं, उनके इंटरनल लोग, वो भी हम्म। एक संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इतनी राह आसान नहीं होगी। जैसे आज भी उद्धव ठाकरे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा कि देवेंद्र फडणवीस की जगह कोई और नाम उन्हें लाना चाहिए। जारंगे हम्म। पाटिल ने साफ संकेत दे दिए है कि वो तारीख की घोषणा करेंगे। तो इससे एक चीज साफ है कि ब्राह्मण मुख्यमंत्री जो है वो लाना नहीं चाहते। वहीं आरएसएस जो है उसकी सबसे पहली चॉइस जो है देवेंद्र फडणवीस है। अब देखते हैं कि इस बैठकों के बाद क्या निकलता है। हालांकि कल या परसों तक उम्मीद है कि नाम फाइनल हो जाएगा और इस नाम के अंदर अब तक जो रेस के अंदर है, सबसे पहले जो रेस के अंदर उम्मीदवार है वो देवेंद्र फडणवीस ही माने जा रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, हरियाणा, उत्तराखंड, अगर ये सारी चीजें हम देखें, बिहार देखें, तो समीकरण कुछ भी हो सकता है। आला कमान कोई भी ऐसा फैसला ले सकती है, जहां जिसकी पोजीशन जितनी स्ट्रांग होगी उस हिसाब से फैसले होंगे। अब
मेरे ख्याल से 24 घंटे में ये साफ हो जाएगा कि अगला राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि 26 तारीख से पहले ये चीजें घोषणा उनको करनी है, ताकि गवर्नर को मिल करके वो सारी चीजें ज्ञापन अपना सौंपे और सरकार बनाने के नए रास्ते खुले। आदर्श। एक आखिरी सवाल, अभी कुछ चर्चा चल रही है महाराष्ट्र में सत्ता के गलियारों में कि कब हो सकता है शपथ ग्रहण। हालांकि बहुत सारी तारीखें आ रही हैं, 29 तारीख भी आ रही है कि कल शाम तक हो सकता है दावा पेश कर दें, उसके बाद 29 तारीख को एक पूरा सेलिब्रेशन किया जाए, बड़े शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाए। कुछ चर्चाएं क्या चल रही है वहां पर? देखिए, चर्चा यही चल रही है कि 26 तारीख तक वो जो है सपोर्ट जो है अपना ज्ञापन वहां दे करके गवर्नर से सपोर्ट अपने दिया जाए और सीएम की तारीख जो है वो फिक्स की जाए, ताकि राष्ट्रपति शासन जो है वो न लग सके। इस तरह की घोषणा की जा रही है कि भाई जब हमने दावा पेश कर दिया है तो उसको लेकर के अब सीधा है कि मुख्यमंत्री की शपथ विधि का ही मामला बाकी रहेगा। इसको लेकर के अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं कि हालांकि सबसे बड़ी चीज जो आ रही है शपथ विधि के लिए, अगर देवेंद्र फडणवीस बनते तो ये कहा जा रहा है कि वानखेड़े स्टेडियम के अंदर वो शपथ विधि ले सकते हैं। लेकिन मुझे आदर्श अभी भी लग रहा है कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके अंदर सीएम के नाम के अंदर कौन, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी लगातार मानने को तैयार नहीं। जैसे ही रिजल्ट आए उन्होंने साफ कर दिया था कि बड़ी पार्टी का कोई ऐसा मामला नहीं था जिसको लेकर के वो सीएम के दावेदार रहेंगे। यानी कि अब एकनाथ शिंदे को ये किस तरीके से मैनेज करते हैं। अजीत दादा पवार एक बड़े रूप में आ चुके हैं, उनका कद काफी बढ़ चुका है। तो हालांकि ये जो चीजें हैं वो भी काफी बड़ी चैलेंजिंग और काफी बड़ी चुनौतियां बीजेपी या उनके आला कमान के लिए है कि किस तरीके से ये एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार को भी मैनेज करते हैं। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं और जाहिर सी बात है इस पर नजर बनी रहेगी और लगातार इस पर आगे आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे कि सियासत में चल क्या रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक दावा पेश नहीं हो जाता तब तक पल पल समीकरण और तमाम चीजें बदल रही हैं। उससे जुड़ा हर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अभी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद इकबाल ममदानी साहब। वरिष्ठ पत्रकार इकबाल साहब हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए थे। क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है और कैसे बीजेपी के आगे चुनौती है मुख्यमंत्री पद को लेकर, वो भी तब जब प्रचंड जीत मिली है और खुद बीजेपी बहुमत से केवल 10 कदम दूर रह गई, उसके बाद भी मुख्यमंत्री पद पर देखिए कैसे पेच फंसा हुआ है और वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। लगातार इससे जुड़ा हर अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप अमर उजाला .com पर बने रहिए। धन्यवाद।